नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, कहा जाता है कि अपना इज्जत अपने हाथ में होता है। अगर आप चाहेंगे कि आपकी इज्जत बरकरार रहे तो वो आपको ऐसे इज्जत वाले काम करने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर ऐरा गैरा या रास्ता चलता है आदमी आपकी बेइज्जती कर जाए, ये भी आपके हाथ में होता है। इसमें कहीं कोई कॉपी बुक चीज़ नहीं है कि इज्जत पाने का यही है और इज्जत जाने का यही है। मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनावत का। कंगना रनावत ने, पाठक जी को नमस्कार। कंगना रनावत के साथ आज जो हुआ, आप टीवी में देखें कौन तोड़ा कैसे तोड़ा, हाई कोर्ट तक की बात नहीं माने। मैं इस पर बात नहीं करूँगा, मेरा बात दूसरा है। क्योंकि कोई चर्चा करे कि हाई कोर्ट ने कहा था कि ये जब तक कोरोना महामारी है तब तक कोई अवैध निर्माण की तोड़फोड़ ना की जाए, कोई मतलब है, सबको पता है। कंगना ने कहा था कि ये करूँगा वो करूँगा। उस जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, अगर मैं भी उस समाचार वाला कहूँ तो आप सब तो दिन भर में समाचार से दुखी ही हैं। अब मैं भी आपको दुखी करूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ जो समाचारों में नहीं आता है या नहीं आया है, मैं उस पर अपनी राय रख रहा हूँ। आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। अमूमन शिवसेना राजनीतिक संगठन नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो जमात है हुड़दंगियों की। उनका राजनीति है तोड़ फोड़, मार दो, तोड़ दो, डरा दो, धमका दो किसी को। उसी का परिणाम हुआ कि कंगना ने उधर बयान दिया, उधर इसका घर टूट गया, उसका ऑफिस टूट गया, घर टूटने की नोटिस चली गई है। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, हम इस पर बात करते हैं। आमतौर पर मुंबई में रहने वाले कोई भी शख्स, बड़ा से बड़ा आदमी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, किसी की हिम्मत हैसियत औकात नहीं कि बाला साहब का नाम लेने के पहले पूजनीय आदरणीय वंदनीय ना ले। कोई आदमी, हर लोग पूजनीय बाला साहब, आदरणीय उद्धव जी, श्रद्धेय उद्धव जी, फलाना निमाका कहते हैं। आदर से एक शब्द, इज्जत से कहें या डर से कहें, उनको यही कहना पड़ता है। आपने एक लड़की को छेड़ा, उसने आपके लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया उसका बहुत महत्व है। असल में क्या होता है न कि जो माफिया होता है, गुंडा होता है, या जो वर्चस्व के लोग लड़ाई करते हैं ना, उनका वर्चस्व ही दुनिया में रहता है, जमाने में रहता है। दाऊद इब्राहिम दिल्ली में नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, लेकिन फ़ोन आता है कि मैं दाऊद यहाँ से बोल रहा हूँ, लोग कहते हैं कहाँ पैसा पहुँचा दो। मतलब दाऊद इब्राहिम हाई नहीं है, पता है कि आएगा नहीं, लेकिन उसका खौफ है। लोग कहते हैं कितना पैसा पहुँचा दूँ, कहाँ पैसा पहुँचा। अब दाऊद का खौफ ही खत्म हो जाएगा तो दाऊद हो या राकेश परमार क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, बोल में दो दुआ क्या कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। शिवसेना का महाराष्ट्र नहीं, मुंबई में तो कम से कम ऐसा धौस था कि मैं शिव सैनिक बोल रहा हूँ, कहीं भी अपना पीला झंडा ले करके जा करके अपना गुंडाई करते थे लोग, कोई कुछ नहीं बोलता था, चाहे वो सरकार में हो या सरकार में ना। शिवसेना क्योंकि गुंडाई पर किसी ने रोक नहीं लगा, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या किसी और पार्टी की। आज उस शिवसेना के सर्वे सर्वा को एक लड़की ने, एक लड़की है कंगना रनावत, एक लड़की ही है, साधारण लड़की, उसने जो शब्द कहा वो शब्द की गंभीरता से सुनिएगा। क्या रे उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगा कि मैं टूट जाऊंगी? अरे तूने मेरा घर तोड़ा है, मैं तेरी घमंड तोड़ूंगी। पूरी कहानी इन्हीं दो लाइनों में समाप्त हो जाता है। अब शिवसेना उसको गोली मरवा दे, उसका घर जमींदोज करवा दे, कोई भी करवा दे, लोगों के कानों में ये बात चला गया, लोगों के कानों में ये बात चला गया कि भाई ऐसा भी कहा जा सकता है। मतलब लोग ये जानते ही नहीं थे कि शिवसेना के प्रमुख के लिए कोई आदमी ऐसी बातों का इस्तेमाल कर सकता है कि तूने मेरा घर तोड़ा, मैं तेरी घमंड तोड़ूंगी। इससे बड़ा बात हो नहीं सकता। उद्धव ठाकरे के, बाल ठाकरे की बनाई गई प्रतिष्ठा मटिया मेट हो गई। अब उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें। या तो वो समझ चुके हैं, अब उनके पास से गेम निकल गया है, वो आकलन करने में गलत समझ लेते। उन्हें लग रहा था कि एक लड़की है जो मुंबई के बाहर की है, हम लोग जो यहाँ पर मुंबई में गुंडे उंडे करते रहते हैं, इसके साथ भी गुंडे करेंगे, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन ये तो किसी और मिट्टी की बनेगी, ये तो ऐसी बने निकली कि आपकी चूल से चूल बजा दी,
वर्षों से तैयार किया हुआ बाला साहब ठाकरे की साम्राज्य को मटियामेट कर दिया। अब मैं एक बार कहूं कि बाला साहब ठाकरे की राजनीति और उद्धव ठाकरे की राजनीति के पहले संतोष पाठक जी ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूं उनका मार्गदर्शन पढ़ लूं। आपने लिखा है कि परिणाम ये हुआ कि कंगना रनौत को इन लोगों ने नेता बना दिया और आने वाले समय में कंगना वहाँ के लिए लोगों के लिए बहुत बड़ा मजबूत किला बन जाएगी, इसलिए एक बड़ा दिक्कत पैदा हो गया है आज के समय कंगना सर। वो मैं आगे कहने वाला हूँ पाठक जी। मित्रों देखिए, महाराष्ट्र में 3 पार्टी की गठबंधन है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ फिर चुप है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कांग्रेस का सिपहसालार कौन है, कांग्रेस को एडवाइज कौन करता है। इतना बढ़िया मौका कांग्रेस चुप। शिवसेना प्रमुख ने तुरंत बयान जारी करके कहा कि ये गैर जरूरी था, कंगना से उलझने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके छोटे से बयान को आपने बहुत बड़ा कर दिया। मतलब उसने एक बड़ी छोटी बात कही थी, आपने उसको इतना बड़ा कर दिया कि अब ये एक इशू बन गया है और पूरे दुनिया में जग हंसाई हो रही है आपकी बाला साहब ठाकरे की उस प्रतिष्ठा को। हालांकि ये शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, कहीं से नहीं है, क्योंकि शिवसेना के जो संस्थापक थे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, उनका सब था कि जो आदमी हिंदू हितों की विरोध करेगा, हिंदुओं का विरोध करेगा, वो हिजड़ा होगा। ये उन्होंने कहा था, या हिजड़े की औलाद कहा था, ये बड़े बढ़िया से ध्यान नहीं है, लेकिन बाला साहब का ठाकरे का ये सब था कि जो हिंदुओं का विरोध करेगा वो हिजड़े का औलाद या हिजड़ा होगा। तो ये तो बाला साहब ठाकरे की पार्टी ही नहीं है। ठाकरे जी के साथ तो पार्टी चली गई। जिस तरह से 1857 की कांग्रेस आज वाली कांग्रेस नहीं है, आज़ादी के साथ वो चली गई। आज वाली कांग्रेस अलग है, वो वाली कांग्रेस अलग है। उसी तरह से वो वाला शिवसेना अलग है, ये वाला शिवसेना अलग है। वो एस का मानी शिवसेना था और ये एस का मानी शैतान संगठन है। मतलब एस लिखा जाता है ना, तो जो एस आदरणीय बाला साहब ठाकरे वाला था उसका फुल फॉर्म था शिवसेना, और जो ये एस है इसका फुल फॉर्म है शैतान संगठन, क्योंकि ये कहीं से भी बाला साहब ठाकरे की आदर्श पर नहीं चलता है। मित्रों, कांग्रेस नेतृत्व को ये सोचना पड़ेगा कि इतनी बड़ी मुद्दा को अपने से या तो ना तो इसमें इन्वॉल्व हुए, ना तो इसका विरोध किए, कि ये पता चले कि हाँ भाई ये विरोध करेंगे तब, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला एक अध्यक्ष है। उनको महिला के रूप में भी दर्द नहीं हुआ कि एक महिला को हरामखोर कहा जा रहा है। ये संवैधानिक शब्द है। सोनिया जी कम से कम यही कह देते कि देखिए, मैं सरकार में मजबूरी है, मेरे लोगों को बड़े दिन के बाद मंत्रिमंडल का स्वाद मिला है, मैं सत्ता की मलाई नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन कम से कम महिला के लिए अपमानजनक शब्द तो नहीं न कही। इतना ही छोटा सा बात करती, आदरणीय ओंकारनाथ सिंह जी को नमस्कार, यही एक सिंपल बात कह देती तो इसमें लोग अपने अपने मतलब का मतलब निकालते रहते। लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं, चुप गई कांग्रेस। भाजपा ने अपना पूरा लाइमलाइट ले लिया। उन्होंने कहा कि अगर अवैध निर्माण का गिराने का काम सभी के लिए था, 50-55 हज़ार शिकायतें मिली हैं। जो पेंडलेकर है वो खुद एक महिला है, उनको महिला संस्कार और महिला का सम्मान के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब रबड़ स्टैंप है, वो कुछ नहीं है। वो उद्धव ठाकरे के ऑफिस की चपरासी है जिनको बैठाया गया है और फोन आता है, सुन बे हाँ ये कर दिया। उनको पता नहीं कि हो क्या रहा है। या तो मैं मेयर के लिए ऐसे हार्ड शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे तनिक भी अफसोस नहीं है, क्योंकि पेंडलेकर एक खुद महिला है और उनको पता नहीं को कह गया। पेंडलेकर का बयान था कि ये तो शिकायत पर होता है, शिकायत आया बीएमसी को लगा तोड़ दिया। लेकर बिल्कुल ठीक करें, यही कानून है कि कोई अवैध निर्माण या तो एमसीडी को दौरे में मिलता है भाई अवैध निर्माण है, या कोई शिकायत करता है। लेकिन 55 हज़ार शिकायत इसी साल आपके पास आया हुआ, इस साल 2020 में 55 हज़ार में से आपने 55 हज़ार परीक्षण ले लिया। अगर आप कहेंगे कि ये भी बहुत पहले से आया तो ये 2016 से बना हुआ है। आज आपके विरुद्ध बयान दिया और आज ही आपको उसका बंगला अवैध दिख गया। अच्छा, अवैध निर्माण है क्या, लिस्ट जाने का आपको हंसी आएगा। जो चीज़ गिरा रही थी बुलडोजर, वो कोई रेस्ट रूम या बंगला नहीं था, वो एक छज्जा था जिस पर फूल का गुलदस्ता रखा गया था हरियाली के लिए। मुंबई में वैसे ही पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जो पेड़ों को नुकसान हुआ। मैं समझ रहा हूँ कि ग्रीन अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस पर एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रीनरी का नुकसान है, पेड़ पौधों का नुकसान है। ऐसा बीएमसी कैसे कर सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो आपने पूजा घर है ना, इसमें आपने खाना बनाने का काम कर दिया है। ये जो आपका डाइनिंग रूम है ना, इसमें आपने बीच में लकड़ी का पार्टीशन लगा दिया है। हमारे घर में भी अगर 25 फुट 30 फुट का घर होगा
और मुझे लगेगा कि हमारे परिवार बड़ा, हम बीच में पार्टीशन लगा देंगे। ये तो इसमें कौन सा अवैध निर्माण? अवैध निर्माण का तो वो कहा जाता है कि 4 मंजिल का बिल्डिंग पास होता है और 40 मंजिल बन जाता है बीएमसी के छाती पर। उसी मुंबई में अवैध निर्माण यो होता है कि सैनिक के विधवाओं के लिए प्लॉट अलॉट होता है और उस पर बिल्डर सरकार बीएमसी और नेता के माफिया से बनाते हैं, कई मंजिल बन जाता है, जिस पर बाद में केस होता है। अवैध निर्माण वो होता है। खैर ये सब टीवी पर चल चुका है, मैं इस विषय पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा। आदरणीय वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कुछ कहा, मैं चाहता हूँ उनकी बात पढ़ लूँ। वीरेंद्र बहादुर जी युवा होनहार नेता है। आपने कहा कि सरप्राम, आज शिवसेना का बनाया हुआ इमारत में करणी सेना ने सेंग मार दिया है, अब शिवसेना का पतन तय। जी, आपके इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि शिवसेना के विरुद्ध आमने सामने की लड़ाई में इस तरह की वर्चस्व इसके पहले कभी नहीं देखी गई थी, क्योंकि शिवसेना खुली संघर्ष के लिए जानी जाती है। ऐसे में हो जाता, लेकिन आज शिव सैनिक नहीं रहे। मैंने कहा ना, वो ऐसे था शिव सैनिक, ये शैतान सेना है, इसलिए ये शिव सैनिक नहीं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसके परिणाम क्या, आप आज ही आप बता लिया, आपको लिख कर दे देता। जिस तरह से राहुल गांधी को लगा था कि अमेठी मेरा किला है, कोई तोड़ ही नहीं सकता, घमंड हो गया था जी। कोई आवे, स्मृति ईरानी जब उनके विरुद्ध चुनाव लड़ी तो वो लोग उनको मजाक उड़ाते थे। सीरियल में तुलसी है, घर घर में पाई जाती है, तरह तरह के बात बोले। स्थिति ये हुआ कि राहुल गांधी को अपने गढ़ से, अपने किले से भागना पड़ा। तो उनको पहले आभास हो गया था कि अब की बार स्मृति ईरानी से मैं मात खा रहा हूँ, अगर संसद में नहीं रहूँगा तो सुरक्षा और घर दोनों चला जाएगा। तो उन्होंने सुरक्षा घर और अपना स्वाभिमान बचाने के लिए केरल चले गए। केरल वाले लोग कहा कि आओ भाई, आया हुआ है तो एक मेहमान है, इसको बना दिया जाए। अमेठी से राहुल गांधी हार गए। आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे का परिवार तो चुनाव लड़ता नहीं है, लेकिन अब की बार लड़ा है उद्धव ठाकरे के विरुद्ध। अगले अब पार्टी जो हो वो बात की तय करेगी, लेकिन कंगना रनौत अगला उम्मीदवार है उद्धव ठाकरे के विरुद्ध, और उद्धव ठाकरे को ना को चना चबवा देगी। इस बात का मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। एक बार में ना हराए, 2 बार में ना हराए। मैं उद्धव ठाकरे के लिए मुकाबले की हीरोइन खड़ी हो गई है, जो रियल में हीरोइन है, सीना तारिका नहीं है, उसको हीरोइन बोलते हैं। उद्धव ठाकरे ने एक अपना राजनीतिक प्रतियोगिता खड़ा कर दिया है, और ये उद्धव ठाकरे के अपने बचकाने से हुआ है, राजनीतिक अनुभवहीनता से हुआ है। आज ये ऐसा मेरा आकलन है। मित्रों, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुआ वो ये कि जिन विषयों पर विवाद हुआ वो विषय विवाद का था ही नहीं। आप एक बात पहले समझ लीजिए, महाराष्ट्र की जनता को नहीं समझाया जा रहा। ये वही महाराष्ट्र सरकार है जहाँ पर एक शायर कहा था कि सभी का लहू मिला है इस मिट्टी में, ये किसी एक के बाप का हिंदुस्तान क्यों थोड़ी है। अब सबने ताली बजाता, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। यही तो उसने कहा था कि सभी की लहू मिली है इस मिट्टी में, किसी एक के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो अगर उसके कहने से बाप का हिंदुस्तान नहीं है तो तुम्हारे बाप का मुंबई कैसे है भैया? तुम्हारे पिताजी ने मुंबई बसाया था। मुंबई तो सब पर समस्त भारतवासियों का है, इसमें इशू कहाँ है? आप अपने बाप, चलिए मैं गलत हो जाता, आप क्यों अपने आप को ये कह रहे हैं कि मुंबई सिर्फ आपके बाप की है और किसी की नहीं है? जो भारत का नागरिक है सबके बाप को देते हैं। मित्रों, महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की जनता इन सब खेलों को देख रही है। सबसे ज़्यादा खुशी अभी मैं समझ रहा हूँ कि राज ठाकरे को हो रही होगी, क्योंकि राज ठाकरे ने कंगना रनौत के घर तोड़ने का ओपन विरोध कर दिया है और कह दिया है कि ये बड़ा गलत बात है। आपको एक लड़की से लड़ करके अपनी प्रतिष्ठा को नहीं खत्म करना चाहिए था। लेकिन शिवसेना धोबी का वो जैसा हो गया है, न वो वहाँ का रहा न यहाँ का रहा। ना तो शिवसेना हिंदू हितों की पार्टी रह गई है और ना ही राष्ट्र हितों की पार्टी रह गई। मुंबई कर तो वो रही नहीं गई है, क्योंकि जिस मुंबई में चिल्लाचिल्ली करके ये लोग सरकार बना लेते थे कि नाला टूट रहा है, फलाना टूट रहा है, लॉ एंड ऑर्डर टूट रहा है। अब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उन सब चीज़ों को नियंत्रण नहीं पाए हैं, तो महाराष्ट्र की जनता मुंबई को उनको जुतियाएगी, उनसे बतियाएगी, उनको लतियाएगी, कहेगी कि तुमने तो सरकार में रह करके भी क्या किया, हमने तुमको सरकार में दे करके देख लिया है। कंगना रनौत का विरोध करना का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत कम लोगों को पता है। मैं चाहता हूँ इस समाचारों में नहीं आ रहा है, मैं उस पर भी कुछ बात करूँ। मित्रों, असल में क्या हुआ कि कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत वाला केस में उसने कहा था कि ये नशे के सौदागरों को पकड़ो, और सिर्फ सुशांत के साथ रिया ही क्यों, बहुत सारे नशेड़ी और नशे के सौदागर आते हैं। अब आपको एक बात जानना चाहिए कि जो नशे का खेप है ना,
दाऊद की गैंग करती है। और दाऊद के गैंग की सेटिंग मुंबई सरकार में, मुंबई पुलिस में और सरकारों में, हर अवैध काम करने वाला की सरकार में अगर सेटिंग नहीं होगी तो नहीं चलेगा। ये बड़ा ये तो राजनीति की ककहरा जानने वालों को पता होगा। हुआ क्या कि ये सब चीज़ें सेटिंग होने लगी। इधर उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे जो कि मिनिस्टर भी बना हुआ है, वो फिल्मी पार्टियों में घूमता रहता है। सारे वो नशेड़ियों के साथ उसका साथ है। मैं ये नहीं कहता कोई नशा लेता है या नहीं, नशा करता है कि नहीं, लेकिन संगत साथ तो हर है। अगर वीडियो चार्ट चलेगी, फोटो सब लोगों की उठेगी, व्हाट्सएप का चार्ट का डिटेल आएगा, तो ये मामला जरूर ठाकरे परिवार के घर तक पहुँचेगा। क्योंकि ठाकरे का भी जो ठाकरे का लास्ट वारिस है, अभी जो सबसे नवा वारिस है, वो उन फिल्मी पार्टियों में घूमता रहता है। हम लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, समाचार चैनल पर देखते रहे हीरोइनों के साथ फोटो खिंचवाने का। तो जो लोग इनके साथ फोटो खिंचवाए हैं या पार्टियों में आमंत्रित कर रहे हैं या पार्टियों में इनके साथ रह रहे हैं, उन सब लोगों ने इन पर दबाव बनाया कि भैया आपको हम सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं। वो सुख सुविधा जो मैं चर्चा नहीं करता, आप सब लोग समझदार हैं, सब समझ जाते होंगे रात बम्बई के लेट नाइट पार्टियों में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, दे रहे हैं। तो आप हमारा शेल्टर करें भाई, आप हम मंत्री में हैं, आपका बाप मुख्यमंत्री है, कुछ करिए। तब जा करके वहाँ से आया कि भैया ये तो करो। तो किसने उसको उठाया? कंगना ने उठाया। तो आप कंगना को परेशान करो। असल में कंगना को परेशान करने के पहले उनको अपने उन आकाओं को बता रहे हैं कि देखो ये तुम्हारे विरुद्ध आवाज़ उठाई कि मुंबई में नशा के सौदागरों को जांच की जाए और हमने इसका घर तोड़ दिया। लेकिन शायद महाराष्ट्र सरकार भूल गई कि आपने उसका घर तोड़ा है। मनोबल नहीं, वो रानी लक्ष्मीबाई है, जितना बार टूटेगी उतनी बार जुट करके फिनिक्स की तरह से उतनी ही बार उतनी ज़्यादा शक्ति से आएगी और आपकी चूल से चूल हिला देगी। उद्धव ठाकरे, आपने बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर दी है। आपको आपके पिताजी के साथी शरद पवार साहब से एक बार मिल लेना चाहिए था। हालांकि आज शरद पवार साहब उनको गए थे मिलने, बहाना था कि मराठा आरक्षण के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को समझाने ही गए होंगे कि तुमने बचपन में चौपलपन में क्या गलती कर दी है। शरद पवार साहब उनको यही समझाने गए होंगे। फिर भी उद्धव ठाकरे को शरद साहब को फ़ोन करके पूछना चाहिए था कि शरद साहब इस स्थिति में मैं क्या करूं, क्योंकि वो जो लोगों से तुम्हारा साठ गांठ है, शरद पवार का भी उन लोगों से परिचय है, क्योंकि तुमसे बहुत पहले से राजनीति करते हैं। लेकिन शरद पवार ने बिल्कुल मध्यमार्ग की लाइन लिया। उन्होंने कहा कि इन हल्की फल्की चीज़ों को, मतलब हमारे गाँव में कहा जाता है कि टट्टी पर पत्थर नहीं फेंका करते। अगर टट्टी पर पत्थर फेंकोगे तो उसके छींटे तुम्हारे मुंह पर आएगा और टट्टी में बदबू आती है, खुशबू तो आती नहीं। तो मेरे ख्याल से शरद पवार साहब ये कहते कि ये पत्थर फेंक करके इसकी कीचड़ तुम्हारे पर पड़ेगी, छोड़ दो। जितना नहीं बोलोगे उतना ही फायदे में रहोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे। उनका अनुभव बताते कि रिया चक्रवर्ती को सीधा सीधा समर्थन दे के ऑलरेडी बदनामी तुम ले चुके हो। रिया चक्रवर्ती डीसीपी ऑफिस को अपना रेस्ट रूम बनाई है। जब उसका आराम करने की जरूरत होता है तो डीसीपी रूम में चली जाती है। कहते यार बड़ा देर थक के एनसीबी ने पूछताछ किया, जरा मैं आराम करना चाहती हूँ, डीसीपी को भी चली जाती है। ये एक बदनामी ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर है, ऊपर से ये ले लोगे तो और गलत होगा। लेकिन कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जिसका जाके प्रभु दारुण दुख दीना अता के मत पड़े। तो शिवसेना के को दारुण दुख की भगवान राम ने स्तुति कर दिया है, उसके वजह से इनका ये होने वाला है। एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, शिवसेना के इस खेल में संजय राउत का पेच भी समझने की जरूरत है। सबसे महाखिलाड़ी संजय राउत। संजय राउत के इस खेल को अगर आप नहीं समझेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे कि इशू है क्या, मामला जाकर। संजय राउत ने अपने भाई के लिए एक सम्मानजनक स्थान महाराष्ट्र सरकार में मांगा था, नहीं मिला। संजय राउत ने अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान दिल्ली में मांगा था, नहीं मिला। संजय राउत खार खाया हुआ है। ये कुल उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से मणिशंकर अय्यर राहुल गांधी से खार खाया। मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को बताया कि भाई तुम्हारे पिताजी हमारा सम्मान करते थे, मैं आईएएस अफसर रहा हूँ, तुम्हारे पिता का मित्र रहा हूँ, मेरी वैल्यू अब ओछे और हल्के दर्जे के लोगों के साथ मत करो। कैसे कैसे को तूने एकोमोडेट किया तो हमको क्यों नहीं करे। राहुल गांधी ने उसको अपने लड़कपन में कही है या घमंड में कही है, उसको छोड़ दिया। मणिशंकर अय्यर ने हर 2 महीना, साल भर, 6 महीने के एक बयान दे करके मोदी की लाइन क्लियर करते गए और मोदी को लाइमलाइट में लिया दिया। नहीं तो मोदी इतने लाइमलाइट में नहीं थे जब मणिशंकर अय्यर साहब तालकोटरा स्टेडियम में नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री छोड़ो जी, चाय का दुकान खोलना है तो मैं खुलवा देता हूँ। नरेंद्र मोदी 3 टर्म मुख्यमंत्री बने थे, चाय का दुकान उनका नहीं था। जैसे मणिशंकर अय्यर ने कहा,
का चाय का स्टॉल खुल गया, अब दुनिया में चाय वाले के रूप में मशहूर हो गया। मतलब आपने सीधे उसको एक गरीब आदमी से रिलेट कर दिया। एक तरफ आप उसको अडानी अंबानी से जोड़ रहे थे, दूसरा आपने चाय वाले से जोड़ दिया। अडानी अंबानी से तो जुड़ा हुआ थे, चाय वाले से आपने जोड़ दिया। उनकी राजनीति ही बिल्कुल क्लियर कर दी, कांग्रेस पीछे। शिवसेना का यही भी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ऐसा चीज़ तो आकलन किया जा सकता है। कोई मेरे को संजय राउत ने फ़ोन थोड़े किया है, ना ही मुझको उद्धव ठाकरे ने फ़ोन किया कि ये सीन है। मैं आकलन, जो सामाजिक लोग हैं सामाजिक गतिविधियों और घटनाओं की आकलन करते हैं, तो मेरा ये आकलन है कि संजय राउत ने सेल्फ गोल मार दिया है कि अगर आप हमारे लिए नहीं तो हम तुम्हारे लिए। इसका जीता जाता उदाहरण आपको दे रहा हूँ। अमर सिंह जी अब नहीं रहे, ईश्वर उनको आत्मा की शांति दे। मुलायम सिंह यादव पर मुसलमान अपने मुलाओं से ज़्यादा भरोसा करते। मतलब अगर मुसलमान को कोई मुस्लिम धर्मगुरु, कोई मुस्लिम नेता, कोई मुस्लिम समाज का आदमी कुछ कहता था और उसके उलट अगर मुलायम सिंह कहते थे तो वो मुलायम सिंह पर ज़्यादा भरोसा करता था। यहाँ तक कि मुलायम सिंह का नाम मुल्ला मुलायम रख दिया गया था, ये मुल्ला मुलायम है। मतलब इतनी उनकी मुसलमानों में पैठ पड़ गई थी कार सेवकों पर गोली चलवा कर। जो निहत्थे कार सेवक थे उन पर गोली चलवा कर उन्होंने इतनी पैठ बना ली थी। अब अमर सिंह ने एक ही झटके में एक तीर से दो शिकार किया। उधर कल्याण सिंह जी अयोध्या मामले पर अपना सरकार गंवा करके हिंदू हिंदू सम्राट बन गए थे, अपना शहीद का तगमा लेकर के घूम रहे थे। अब स्थिति ये थी कि ना तो उनको अमर सिंह की एक गोली में मुलायम सिंह को भी ठीक कर दिया और कल्याण सिंह को भी, मुलायम सिंह और कल्याण सिंह का कोलैबोरेशन करवा दिया। अब लोग कह रहे हैं कि जो आदमी को, कि कल्याण सिंह का एक बयान था, तुम 4 मारोगे तो मैं 40 मारूंगा। उससे आज तक उनको 0+ मिली हुई है। तो जो 4 मारोगे और 40 मारने वाले, और इनका बयान था कि चाहे मुझे गोली मार के पूरी हिंदू कम्युनिटी को खत्म करना पड़े, मैं बाबरी मस्जिद को नहीं टूटने दूंगा। अब दोनों लोगों को एक आएगा तो लोगों को कहने का मौका मिले भाई ये तो राजनीति के लोग तरचट्टे होते हैं, ये किसी कौम, किसी धर्म, किसी समाज, किसी जाति के नहीं होते। अगर उनकी राजनीति डूबती नजर आएगी तो ये अपने बाप बेटा किसी के नहीं होते। देखो मुलायम सिंह और कल्याण सिंह दोनों एक हो गए। मुलायम सिंह की राजनीति इतनी भिटकी, इतनी टूटी कि संभल नहीं पाई। वो जो अखिलेश ने सरकार बनाया वो मुलायम सिंह को वैसे नहीं बनाया। असल में मायावती का इतना ज़्यादा आतंक हो गया था, इतनी ना जमीन पर जातीय संघर्ष हो गई थी, दलितों का इतना ने दलित केस लगा करके आतंक मचा दिया था। मतलब ब्लॉक पर, जिला पर इतना न ज़्यादा दलाली होने लगी थी कि सरकार के हर पहलू पर फेलियर और दुखी लोगों ने एंटी इनकम्बेंसी में देखा। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त अपने आप को बता नहीं पाई कि मैं उस पोस्ट को, उस दायित्व को भरने के लिए तैयार हूँ। कांग्रेस तो कर थी ही नहीं, तो मजबूरी में अखिलेश को सीट मिल गया। अखिलेश को लग रहा होगा कि उनकी कृपा से मिला है तो गलत थे। आज आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा नौटंकीबाज आया, मुसलमान समाज उसके साथ चला गया। मुलायम सिंह के साथ आज मुसलमान इतना नहीं लगा है जितना अरविंद केजरीवाल के साथ चला गया। तो ये होती है राजनीतिक बैकगियर, राजनीतिक सेल्फ गोल। मुझे लग रहा है कि संजय राउत ने सेल्फ गोल कर दिया। एक आकलन तो ये भी है कि शायद रिया चक्रवर्ती का केस 1 नंबर घर तक पहुंच रहा है। उस मुद्दे को भटकाने के लिए ये सब लूरा कुश्ती है। ऐसा अगर है तो ये भी बहुत महंगा सौदा है, क्योंकि अब आपने एक नेता बना दिया है। हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता ने भिंडरवाला को तैयार किया था, अंत में भिंडरवाला उन्हीं के जान का दुश्मन बन गया। अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को तैयार किया था रूस के विरुद्ध लड़ने के लिए, अंत में ओसामा बिन लादेन ने उसी अमेरिका को तहस नहस कर दिया। अगर ऐसी 1% भी चांसेस है, जिसका मुझे दूर दूर तक नहीं लगता है, तो आप एक भस्मासुर तैयार कर चुके हैं। और ईश्वर, मुंबा देवी, गणपति देवता आपको इससे बचाए और आपकी राजनीति का मटियामेट होने से बचाए। मैं चाहता हूँ कि आप हिंदू हृदय सम्राट के रूप में राजनीति शुरू करने वाले थे, अब आप ना तो हिंदू रहे ना हिंदू हृदय सम्राट रहें, कम से कम राजनीति में जरूर है, ताकि लोग आपको जहाँ मिले वहाँ लतियाते रहें, बतियाते रहें, जुटियाते रहें। तभी आपको समझ में आएगा कि एक महिला से टकराने का मतलब क्या होता है। मित्रों, कंगना रनौत को साथ हम सब लोगों को देना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि वो बाला साहब ठाकरे की उस विरासत से टकराई है, वो इसलिए कि अगर विरोध करने पर किसी का घर तोड़ा जाएगा, ये हमारे भारत के मूल संविधान के मूल भावना के विरुद्ध है। मतलब ये संविधान के आत्मा का हनन है।
और अगर प्राण में से, शरीर में से आत्मा निकल जाएगा तो ये निर्जीव शरीर लाश बन जाएगा, जो बाद में बदबू मारने लगती है। 2 घंटा के बाद लाश के पास कोई आता नहीं है, क्योंकि उसमें से बदबू मारने लगती है। हमारे संविधान में सड़ान शुरू हो जाए इसके पहले उसके मूल आत्मा की रक्षा करना है। आप कंगना रनौत के साथ हो या ना हो, आप शिवसेना के साथ हो या ना हो, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि क्या आप विरोध करेंगे तो हम आपको गोली मरवा देंगे। इस देश में ये कब बना, इस देश में ये कब से शुरू हुआ? और अगर ये शुरुआत हो जाती है, परिपाटी बन जाती है, तो फिर कोई आदमी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। हम जैसे लोग फेसबुक पर नहीं बोल पाएंगे, नहीं तो हम किसी कोई, हम तो रोज सरकार को बोलते, पता चला मेरे घर में बम लगवा दे कि भाई तू कैसे बना दे तोड़ा। तो अगर इस तरह का होगा तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, रसातल में चला जाएगा। सिर्फ इसलिए कि अगर विरोध करने पर किसी को इतनी भारी सजा दी जाती है, उसका विरोध करना चाहिए। मैं इसलिए कंगना रनौत के साथ हूँ और आप सबसे भी प्रार्थना करता हूँ कि कृपया कंगना रनौत के साथ रहें और ये सरकार को बताएं कि हम कंगना के साथ इसलिए हैं कि तुमने भारत के संविधान की मूल भावना का विरोध किया है, क्योंकि विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। कंगना रनौत ने गोली नहीं मारा था, कंगना रनौत ने कुछ नहीं किया था, कंगना रनौत ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिस पर उस पर केस हो। आप भावना भड़का रहे हैं। उसने यही तो कहा था कि मुंबई किसी का बाप नहीं। मैं कह रहा हूँ तो मुंबई किसी का बाप नहीं है, मेरे गोली मार देंगे। भाई मुंबई सबका है, पूरे भारतवासी का है, जितने मुंबई कह रहे हैं सबका मुंबई है। उसने कहा था कि आप कह रहे हैं कि मुंबई मत आओ, तो उसने यही तो पूछा था कि क्या पीओ को हो गया है। पीओ के का बात समझ लीजिए, पीओ के मतलब भारत, पाक भारत का अंग है वो, जिसको पाकिस्तान ने कब्जा किया है, लड़ाई लड़ रही है, उसको हम लेने वाले हैं। तो क्या वो पीओ को हो गया है जहाँ पर हमको पाकिस्तानी सैनिकों से मुकाबला करना पड़ेगा? वो अपने ही देश में आ रही है ना, यही तो उसने कहा है। आप उसको भावना से जोड़ दे रहे हैं, ये गलत बात है। खैर, मेरा आकलन है कि चाहे जो भी चीज़ रही हो, 2020 से आगे सरकार नहीं जा रही है। देश से कोरोना पहले जाएगा कि शिवसेना की सरकार जाएगी, अब यही देखना है। आप सभी देखते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश कुमार आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि समाचारों पर कोरोना का समाचार नहीं है, कल रिया का था, आज कंगना का है, लेकिन इन सबसे जरूरी कोरोना समाचार है, कंगना समाचार नहीं है। कंगना से ना लड़ें, आप कोरोना से लड़ें, कोरोना से डरें, क्योंकि अभी भी इसका टीकाकरण विदेश में हो रहा था तो रुक गया है, क्योंकि एक आदमी पर टीका की जांच हो रही थी, वो बीमार पड़ गया, तो टीका का जो ट्रायल चल रहा था वो रुक गया है। जो टीका आने वाली थी कि 20-21 तक टीका आ जाएगा, उसमें रुकावट आ गई है। इसलिए कंगना उंगना को छोड़िए, कंगना से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोरोना। आप कोरोना से डरिए, तभी जा करके आप रह पाएंगे, और आप रह पाएंगे तभी तो देखेंगे ना कि शिवसेना की सरकार की मटियामेट कैसा होता है। तो अगर आपको देखना है कि शिवसेना की सरकार कब जाती है तो आपको बचना पड़ेगा, और कोरोना से एकमात्र बचाव है सोशल डिस्टेंसिंग, और हाथों को एक रेगुलर इंटरवल के बाद साबुन से, सर्फ से या कोई हैंड वाश से धोते रहिए, चेहरे मुंह को धोते रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो बाहर ना निकलिए अगर बहुत जरूर ना हो तो। हम इन्हीं शब्दों के साथ इंतजार करते हैं कि मुंबई से पहले कोरोना जाता है या शिवसेना जाती है। आप सबको भगवान मुंबा देवी, माता मुंबा देवी और शिव जय की कृपा बनी रहे। जय हिंद, धन्यवाद।